हेलो एंड वेलकम टू SPMIS एकेडमी। सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल होगा कि सत्यजीत सर न्यूज़पेपर एनालिसिस क्यों नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सत्यजीत सर की थोड़ी तबीयत खराब है और इसीलिए 30 अगस्त यानी कल का न्यूज़पेपर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आज। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बातें जो सर बताते ही हैं आपको कि जुलाई 2021 की मैगजीन यू कैन डाउनलोड फ्रॉम SPMIS Academy our website and you can also download the PDF version of today's newspaper by clicking the link given in the comment section. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई है। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 30 अगस्त के न्यूज़पेपर के जिनको आज हम एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हरियाणा ऑफिसर के रिमार्क है। देखिए ये हाल फिलहाल में ही न्यूज़ में बना हुआ है कि हमारे IAS ऑफिसर्स और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका जो कंडक्ट है उस पर क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं और ऐसा ही एक इंसिडेंट अभी हरियाणा में भी आया है। इस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हरियाणा में फार्मर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द फार्म लॉज और उसी में करनाल नाम की एक जगह पर फार्मर्स ने अपना एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा था। इस प्रोटेस्ट में फार्मर्स ने जो बीजेपी लीडर्स हैं उनकी एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग को रोकने की कोशिश करी। उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो पुलिस थी उसको लीड करते हुए जो करनाल डिस्ट्रिक्ट के SDM हैं उन्होंने पुलिस को बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए और उस इंस्ट्रक्शन में ये तक बोल दिया कि जो भी फार्मर वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगर उन्होंने एरिया को क्रॉस करा तो उनके सर फोड़ दिए जाएं। आप देख सकते हैं किस तरह से SDM साहब यहां पर पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या क्या बोला। उन्होंने बोला कि जो भी उस एरिया को क्रॉस कर रहा है और मीटिंग में डिस्टर्ब करेगा उसके सर फोड़ देना, ब्रेक देयर हेड्स, लिटरली उन्होंने यही बोला। और उन्होंने ये भी बोला कि वो एक ऑन ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हैं, वो राइटिंग में दिख रहे हैं, अपनी लाठी उनके सर पर मारना। उन्होंने ये बोला कि उनको बहुत मारा जाना और तो और उन्होंने पुलिस से कंफर्म भी करा कि आप उनको मारोगे या नहीं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक SDM, एक IAS ऑफिसर पुलिस को इंस्ट्रक्शन देते हुए फार्मर्स के ऊपर बोल रहा है कि आप उनको मारोगे या नहीं। ये सुन करके भी हमें थोड़ा सा डर लगता है और ये चीज़ इस वीडियो में साफ दिख रही है कि ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो। और तो और उन्होंने ये भी बोला कि अगर मुझे कोई भी यहाँ पर प्रोटेस्टर या डेमोन्स्ट्रेटर दिखा उसका सर फूटा होना चाहिए और उसके बाद वो पूछते हैं एनी डाउट, जैसे मिलिट्री में पूछा जाता है। अब इस इशू को हम लोग एथिक्स का जो पेपर 4 होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि अगर ऐसी ही कोई केस स्टडी आपके पास आ जाती है तो आप इसको कैसे इस पर आंसर करोगे। इसकी एक सैंपल केस स्टडी मैंने यहाँ पर दी हुई है। इस केस स्टडी में बोला है कि आप DC हैं एक डिस्ट्रिक्ट के आसाम में और आप अभी वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट में नए नए पोस्टेड हैं। आपके यहाँ पर कुछ फार्मर्स हैं जो एक गवर्नमेंट लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो आपके राज्य की सरकार है, जो आसाम की सरकार है, वो उस लॉ के फेवर में है और उसने बहुत ही स्ट्रिक्टली ऑर्डर करा हुआ है सारे DCs को कि वो ध्यान दें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं होनी चाहिए उस प्रोटेस्ट की वजह से। आपको ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा है उसी लॉ के अगेंस्ट में और ये प्रोटेस्ट तब होगा जब CM साहब जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में विजिट करेंगे। आपने सारे मेजर्स लिए हुए थे, सारे अपनी तरफ से कार्रवाई करी हुई थी ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट सो दैट फार्मर्स जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब ना करें। और फार्मर्स उसके बावजूद भी जो फार्मर्स हैं उन्होंने जो CM की विजिट है उसको ब्लॉक कर दिया और ये सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जाने लगी। ऐसे में जो आपका एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर था, जो आपके एक नीचे ऑफिसर था, उसने पुलिस को ऑर्डर कर दिया कि वो लाठी चार्ज कर दे फार्मर्स पर। पुलिस, आपका जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उसने ये तक बोल दिया पुलिस को कि उसे बहुत ही ब्रूटली अटैक करना है और तो और जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं उनका सर फोड़ दे, दैट मीन्स ब्रेक द हेड्स ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर। अब ऐसी केस स्टडी अगर आपके सामने आ जाती है और आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल कि इस केस स्टडी में क्या एथिकल इश्यूज हैं और दूसरा सवाल कि आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। चलिए देखते हैं ऐसे केस में आप कैसे इस स्टडी को आंसर करेंगे। सबसे पहले इसके एथिकल इश्यूज को समझते हैं। देखिए सबसे पहला एथिकल इशू है कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं
और जो आपका सबऑर्डिनेट ऑफिसर है वो एक सिविल सर्वेंट है, और सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो मिलिट्री के लोग नहीं होते हैं। एज अ सिविल सर्वेंट आपके अंदर कुछ फाउंडेशनल, कुछ बेसिक वैल्यूज होनी चाहिए, और ये बेसिक वैल्यूज हैं एम्पैथी और कंपैशन। ये किसी भी सिविल सर्वेंट के अंदर वैल्यूज होती ही हैं। जो सबऑर्डिनेट है आपका, उसने बस अपनी ड्यूटी के बारे में सोचा, और जो उसकी ड्यूटी थी मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, उसने बस उस ड्यूटी के बारे में सोचा। लेकिन जो सिविल सर्विसेज की फाउंडेशनल वैल्यूज होती हैं, विच इज एम्पैथी और कंपैशन, वो उनको भूल गया, और ये सबसे बड़ा एथिकल इशू है इस केस स्टडी में। दूसरा यहां पर इशू है कि आपका सबऑर्डिनेट ऑफिसर इमोशनल इंटेलिजेंस को भूल गया। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपने इमोशन समझना, सामने वाले के इमोशन समझना, और अच्छे से इमोशंस को अंडरस्टैंड करके एक प्रॉपर डिसीजन को लेना। यहां पर इस केस में जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है वो पैनिक कर गया इस सिचुएशन में, क्योंकि उसने देखा कि जो बात थी वो हाथ से निकल रही थी, बात बिगड़ रही थी। उसने देखा फार्मर्स बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसने एक ऐसा ब्रूटल ऑर्डर इशू कर दिया। जिन लोगों के अंदर भी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती है, अक्सर उनको देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, वो हर गलती, अपनी जो भी गलती होती है उसको दूसरों पर ब्लेम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और वो अक्सर दूसरों की बातें नहीं सुनते हैं। एक सिविल सर्वेंट के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आपका जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है वो एरोगेंट हो गया। देखिए, एक सिविल सर्वेंट को अपने बारे में नहीं सोचना होता है, उसको बस सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में हर वक्त काम करना होता है सेल्फलेसली। और ऐसे में अगर आपके सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने ये ऑर्डर इशू कर दिया कि वो फार्मर्स को इतना ब्रूटली मार ले पुलिस और लाठी चार्ज कर दे, तो इससे पता चलता है कि उसके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं थी। ये एक अच्छी बात नहीं है। These three are the ethical issues which you can mention in this type of a case study. Let us see how will you answer the second part of this question, which is how will you handle this situation. सबसे पहली चीज होती है बात करना। आप जो फार्मर्स के लीडर्स हैं उनसे बात करें और उनको बताया जाए कि देखिए, उनके पास राइट टू प्रोटेस्ट तो है, बट वो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ये पहला ही स्टेप आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को दिखाता है। दूसरी बात, सिक्योरिटी पेरीमीटर जो होता है, जहां पर भी सीएम या कोई भी मिनिस्टर विजिट करता है, वहां पर सिक्योरिटी के बहुत ही रोबस्ट अरेंजमेंट करे जाते हैं, बहुत मजबूत अरेंजमेंट होते हैं। और ऐसे में ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हैं वो खराब नहीं होने चाहिए। और जब सिक्योरिटी अच्छी होगी, प्रॉपर आपने सिक्योरिटी के लिए अलग अलग जगह पर आपने अच्छे से प्रॉपर अपनी फोर्स को डिप्लॉय कर रखा है, तो कभी भी बात हाथ से नहीं बिगड़ेगी, हमेशा ही कंट्रोल में रहेगी सिचुएशन। और अगर प्रॉपर सिक्योरिटी बनी होगी तो फार्मर्स बाहर ही प्रोटेस्ट करेंगे और वो सीएम साहब की जो मीटिंग होती है उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाते। थर्ड होता है कि हर एक प्रोटेस्टिंग ग्रुप में कुछ ना कुछ ट्रबल मेकर्स होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा किसी भी जगह पर जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी उस भीड़ को इंस्टिगेट कर देते हैं कि वो वायलेंट हो जाए। इन लोगों को बोला जाता है ट्रबल मेकर्स। ऐसे ट्रबल मेकर्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर देना चाहिए और ऐसे लोगों को तुरंत डिटेन कर लेना चाहिए, उनको अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। ऐसे में जो भी प्रोटेस्ट कर रहे होंगे लोग, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, वो वायलेंस नहीं करेंगे। फोर्थ होता है कि किसी भी प्रोटेस्टिंग साइट पर हमेशा ही फोर्स जो होती है, पुलिस फोर्स, उसको ज़्यादा रखना चाहिए। ये पुलिस फोर्स एक शो ऑफ स्ट्रेंथ होती है, मतलब ये दिखाता है कि पुलिस बहुत ज़्यादा है, प्रोटेस्टर्स कम है, और इसीलिए प्रोटेस्टर्स कोई भी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और इस सिचुएशन में भी फार्मर्स जो होते वो वायलेंट नहीं होते। और लास्ट मेजर होना चाहिए लाठीचार्ज कर देना। लाठीचार्ज जो होता है, वायलेंस का यूज़ होता है, और ये हमेशा लास्ट ही यूज़ करा जाना चाहिए। और ये तभी लाठीचार्ज का ऑर्डर करना चाहिए जब एक्चुअली सिक्योरिटी पेरीमीटर को फार्मर्स जो होते वो डैमेज करना शुरू कर देते, तभी करा जाना चाहिए लाठीचार्ज। आपके और भी कुछ सजेशन हो सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपने तरफ से आपको जो लगता है आप उस पर बताइए कि आपको क्या लगता है, ऐसी सिचुएशन में आप और क्या कर सकते थे। मैं उनका रिप्लाई भी करूंगा कि क्या क्या आपके जो सजेशंस हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, और अगर कोई गलत सजेशन दे रहा है तो मैं उसको बता भी दूंगा कि देखिए ये चीज़ नहीं करी जा सकती है,
इस केस में? आप अपने कमेंट करिएगा। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन एंड इट इज अबाउट द साइबर टेररिज्म। देखिए, न्यूज ये है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने 5 सस्पेक्टेड व्हाइट कॉलर जिहादिस्ट को अरेस्ट करा है और उनको बोला है कि ये जो व्हाइट कॉलर जिहादीज हैं, दीज आर स्प्रेडिंग अ फॉल्स कैंपेन अगेंस्ट इंडिया। This news is important from paper 4 internal security point of view. Let us first understand कि ये व्हाइट कॉलर जिहादी होते क्या हैं। जेएनके पुलिस ने जिन लोगों को व्हाइट कॉलर जिहादी बोला है, एक्चुअली दीज आर साइबर टेररिस्ट। ये साइबर टेररिस्ट जो होते हैं, ये इंटरनेट का और साइबर स्पेस का यूज करते हैं अपने टेररिस्ट एक्ट्स को अंजाम देने के लिए। देखिए, हमारा जो इंटरनेट होता है उसका बहुत से जो गलत लोग होते हैं वो उसका यूज़ करते हैं, स्पेशली टेररिस्ट उसका यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू जो भी हमारा इंपॉर्टेंट इंटरनेट पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर सकते हैं। जैसे जो सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं उसको हैक कर सकते हैं, जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं उसको डैमेज कर सकते हैं। इस टाइप का डैमेज वो करेंगे और दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर टेररिज्म। इसके अलावा इंटरनेट का, सोशल मीडिया का यूज़ बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं और उसके थ्रू वो बच्चों को और यूथ को इंडॉक्ट्रिनेट करते हैं। उनको अपने तरीके से रिलीजन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे जो बच्चे होते हैं या यूथ होते हैं वो गलत काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, वो गन्स रेस कर लेते हैं और ऐसे बच्चे और यूथ जाकर के उन टेररिस्ट के साथ मिल जाते हैं। इसीलिए इस टाइप के टेररिस्ट को जेएनके पुलिस ने व्हाइट कॉलर जिहादीज का नाम दिया है। देखिए, ये टर्म आपके सामने डायरेक्टली पीटी में भी आ सकता है और इसको आप अपने पेपर में व्हाइट कॉलर जिहादीज टर्म को भी लिख सकते हैं। अब जरा एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि इसको व्हाइट कॉलर जिहादी क्यों बोला गया है। देखिए, आपने अपनी बेसिक इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि 2 टाइप की जॉब्स होती हैं, ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर। ब्लू कॉलर उन जॉब्स को बोला जाता है जहां पर लोग अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और लेबर का यूज करते हुए कुछ काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले जो लेबर होते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले लेबर जो होते हैं, दे आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ द ब्लू कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब्स उन जॉब्स को बोला जाता है जहां पर फिजिकल एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। दैट मीन्स ऐसे लोग जो कि कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं या ऑफिस का काम करते हैं, ऐसे लोग को हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब्स में डालते हैं। अब बिकॉज ये साइबर टेररिस्ट इंटरनेट का और सोशल मीडिया का यूज करते हैं, इसीलिए इनको व्हाइट कॉलर जिहादी बोल दिया गया है। इसी के साथ हम लोग जरा ये भी समझते हैं कि क्यों हमारी जो साइबर स्पेस है वो इतनी वल्नरेबल है और क्यों आजकल टेररिस्ट जो हैं वो साइबर स्पेस की ओर मूव कर रहे हैं। वाई देयर आर सो मेनी साइबर टेररिस्ट नाउ। देखिए, इसका मेन कारण है कि हमारी साइबर वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ऐसा क्यों है? सबसे पहला उसका रीज़न है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको पता ही है, कोरोना की वजह से, पैंडमिक जो है हमारा, उसकी वजह से ऑनलाइन सर्विसेज बहुत ज़्यादा हो गई हैं। चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, आजकल ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही हैं। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट्स और जो डिजिटल पेमेंट मोड है जैसे भीम, यूपीआई, ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते ही जा रहे हैं आजकल। और जो हमारी सरकार भी धीरे धीरे हेल्थ के लिए ऑनलाइन कर रही है काम, जैसे कि कोविन ऐप का यूज़ करना या अदर हेल्थ से रिलेटेड ऐप्स का यूज़ करना, उसकी वजह से हम सबकी ही ऑनलाइन पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे जैसे चीज़ें हमारी सरकार ऑनलाइन कर रही है, वैसे वैसे बहुत ज़्यादा हमारी ऑनलाइन मोड पर डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। हम सब लोग ही ज़्यादातर काम आजकल ऑनलाइन ही कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि हमारे देश में जो डिजिटल अवेयरनेस है, जो ऑनलाइन अवेयरनेस है, वो बहुत कम है। तो ऐसे में ज़्यादातर लोग जब ऑनलाइन काम कर रहे हैं पर उनको उतना ज़्यादा पता नहीं है, अवेयरनेस है नहीं, तो होता ये है कि उनको किसी भी तरह उनको ऑनलाइन मोड से चीट करना या उनके साथ कुछ गलत करना बहुत आसान हो जाता है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ साइबर वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हमारे पास साइबर सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत वीक है। आपको पता ही है कि मुंबई में पावर आउटेज हुआ था अक्टूबर 2020 में। मुंबई के जो ग्रिड थे उनके ऊपर एक मैलवेयर था चाइना का, उसने अटैक करा था जिसका नाम शैडो पैड था और उसकी वजह से मुंबई की लाइट चली गई थी। ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से साइबर अटैक्स जो होते हैं वो हमारी आम जिंदगी को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो भारत सरकार है
वो डिजिटल सर्विसेज को बहुत एक्सटेंड कर ही रही है। भारत नेट प्रोजेक्ट है, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ज़्यादातर इंडियंस अब धीरे धीरे ऑनलाइन मोड पर एक्टिव होते जा रहे हैं। एक बार ज़रा इन दो प्रोजेक्ट, भारत नेट प्रोजेक्ट और डिजिटल ब्रॉडबैंड मिशन के बारे में थोड़ा और डेप्थ में पढ़ लेते हैं। ये आपसे पीटी में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2015 और इसका एम है कि जो ग्राम पंचायत हैं उनमें 100 Mbps तक की स्पीड का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को पहुंचाया जाना। मोर देन 1,40,000 ग्राम पंचायत जो होंगी कंट्री में, उनमें 100 Mbps कनेक्टिविटी जो है वो पहुंचाई जा चुकी है और 2.5 लाख का टारगेट है। हाल फिलहाल में लास्ट मंथ ये भी न्यूज़ थी कि इसको एक्सटेंड करके 6 लाख ग्राम पंचायत तक ले जाया जाएगा, लेकिन अभी भी ये न्यूज़ इसकी वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुई है। जब ये न्यूज़ बिल्कुल ऑथेंटिक होकर अपडेट हो जाएगी तो हम लोग भी इसको अपडेट कर देंगे। अभी के लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायत ही हम लोग लिख रहे हैं। नेक्स्ट है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। ये 2019 में लॉन्च हुआ था एंड दिस वाज अंडर द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी ऑफ 2018। इसमें यह टारगेट था कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज को पूरी कंट्री में हमें पहुंचाना है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। यहाँ पर फोकस करा जा रहा है कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहुंचाई जाएंगी स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में और रूरल एरियाज में। देखिए, ब्रॉडबैंड सर्विसेज का मतलब होता है जो वायर के थ्रू इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। आप बोल सकते हैं कि सर आजकल 4G के थ्रू या 5G भी आ रहा है, उसके थ्रू इंटरनेट सब जगह पहुंच ही गया है, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जो मोबाइल इंटरनेट की सर्विसेज होती हैं वो उतनी रिलायबल नहीं होती। आप उसके कंटिन्यूसली यूज नहीं कर सकते हैं। पर्सनल यूजेस के लिए वो काम चला सकती हैं, लेकिन स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, वहां पर आपको एक रिलायबल कनेक्शन चाहिए होता है और वो आपको ब्रॉडबैंड के थ्रू ही मिल सकता है। इस नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कराने के लिए भारत सरकार ने ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स को भी बनाया है। इसके थ्रू ये मेजर करा जाएगा कि कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो है वो कितने अच्छे से बना रही है, इस नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को इंप्लीमेंट कर पा रही है। ये एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। इस ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स के थ्रू ये मेजर करा जाएगा कि डिजिटल कम्युनिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी अवेलेबिलिटी कितना अच्छे से हो रही है। ये दोनों ही स्कीम जो है दैट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस जो है अर्लियर ये मर्ज थी एक अलग मिनिस्ट्री के साथ, विच वाज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको बाद में बाइफरकेट कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन 2016। तो मोटा मोटा अपने को ये समझ में आया कि हमारे यहाँ पर इंडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और उनका यूज़ बढ़ता जा रहा है और उस वजह से अपनी साइबर वल्नरेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। और इसीलिए कारण है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उनको साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी तरीके का जो साइबर स्पेस का मिसयूज़ होता है उसको रोका भी जाना चाहिए। हमारे नेशनल लेवल पर जो एजेंसी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द साइबर टेररिज्म दैट इज़ CERT-In कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर होती है और ये नोडल एजेंसी है विच इज़ टू डील विद ऑल द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग एंड फिशिंग। इसके अलावा हमारी जो आसाम गवर्नमेंट है उसने आसाम साइबर डोम प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करा है। इसका अनाउंसमेंट करा गया था बजट 2017-18 में, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर और अभी के सीएम मिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा। इन्होंने बजटरी एलोकेशन उस टाइम पर करा था 16 करोड़ का। साइबर डोम प्रोजेक्ट में ऑनलाइन पुलिस पेट्रोल को बनाया जाना है। यहाँ पर जो स्टेट पुलिस होगी, जो आसाम की स्टेट पुलिस होगी, उसको इस साइबर डोम प्रोजेक्ट के थ्रू एनेबल करा जाएगा कि जो भी क्राइम होते हैं साइबर स्पेस का यूज़ करते हुए, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डेटा हैकिंग या किसी भी तरीके की चीटिंग, उसको कंट्रोल कर पाए थ्रू दिस साइबर डोम प्रोजेक्ट। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है और इसके थ्रू इस प्रोजेक्ट में जो एथिकल हैकर्स होते हैं, जो लोग जो कि एथिकल रीजंस की वजह से हैकिंग कर सकते हैं, और जो आईटी कंपनीज होती हैं उनकी भी हेल्प ली जाएगी इन ऑर्डर टू कंट्रोल द साइबर क्राइम्स। ये जो साइबर डोम प्रोजेक्ट है आसाम का, दिस इज बेस्ड ऑन द साइबर डोम प्रोजेक्ट ऑफ द केरला पुलिस। और इस साइबर डोम का ऑफिस जो है अभी भी बनाया गया है काहिलीपाड़ा गुवाहाटी में, उसको ओपन अभी ही करा गया है।
दिस वॉज ओपनड अंडर द मैत्री प्रोजेक्ट, और ये मैत्री प्रोजेक्ट जो है ये आसाम सरकार का है, जिसके थ्रू वो आसाम के पुलिस स्टेशंस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इसके बेसिस पर यहां पर 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं और इसका आंसर नेक्स्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपके साथ शेयर करा जाएगा। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द नेशनल सेगमेंट, जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये न्यूज़ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस साल हमारा देश जो है 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया की इंडिपेंडेंस की, और इसी इंडिपेंडेंस की जो 75th एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए कुछ इवेंट्स हमारे देश की गवर्नमेंट जो है और जो स्टेट्स की गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइज कर रही है। इस सारे जो इवेंट्स को है इनको हम लोग एक फेस्टिवल की तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो मोटा मोटा ये है कि बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करे जाएंगे इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में। कुछ एग्जाम्पल है उसके, जैसे आसाम गवर्नर ने लास्ट टू लास्ट मंथ एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की एक साइकिल रैली को अपने ऑफिस से हरी झंडी दिखाई थी। ये साइकिल रैली होने वाली थी जो कि स्टार्ट हुई थी आसाम से और ये दिल्ली तक होनी थी। इसके अलावा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में जब लॉन्च इवेंट हुआ था तब बहुत सारे इवेंट हुए थे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो किस पर्पस के लिए हो रहा है और इसमें क्या क्या होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक जन उत्सव मनाया जाएगा इन द स्पिरिट ऑफ जन भागीदारी। जन उत्सव का मतलब होता है पब्लिक फेस्टिवल। अगर पब्लिक किसी चीज़ को सेलिब्रेट करती है, फेस्टिवल करती है, तो उसको बोल दिया जाता है जन उत्सव है, और सबका पार्टिसिपेशन इसमें इंपॉर्टेंट होगा। जन भागीदारी मीन्स सबका पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन। दिस आज़ादी का अमृत महोत्सव इज बेस्ड ऑन द 5 पिलर। दीज 5 पिलर्स आर गिवन हियर। ये आपसे एपीएससी में तो नहीं पूछा जाएगा पर यूपीएससी में इनमें से पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द वुमेन्स ऑफ द सब्सटेंस अवार्ड एंड दिस इज अंडर द आसाम न्यूज। देखिए, वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड दिया जाता है टू रिमेंबर लेट यामिन हजारिका। This year, this award was given to Namita Gokhale, who has received this award for the year 2021. This award is, as I have already told you, this award is given to remember late Yamin Hazarika, who was a 1977 batch police officer of the Danip cadre. She was born in Guwahati to late parent Siraul Hussain Hazarika and Shamim Ara Hazarika, and she died in Bosnia where she was posted as part of the UN peacekeeping force. ये जो नाम है यामिन हजारिका का आप यूज़ कर सकते हैं, इसको प्रीलिम्स में तो आपसे पूछा ही जा सकता है। इसके अलावा जो जीएस पेपर 2 होता है जिसमें विमेन इशू की बात करते हैं, वहाँ पर भी आप ये यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से यामिन हजारिका 1977 में डैनिप्स कैडर की पुलिस ऑफिसर बन गई थी, और उसके अलावा आप ऐसे में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। Let us look at the answers of the previous day's Saturday's newspaper analysis. The first question was about the mission Karmayogi. इसमें बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट एम्स टू फॉर द एट कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सिविल सर्वेंट, ये एक सही स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट है दैट इट इज एम्ड एट मेकिंग द मोर क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो द आंसर इज गोइंग टू बी सी। The next question is on the Jibon Dhinga scheme. This is related to the ferry transport and the answer is C. That is all from my side. Thank you.